एक किताब है जो इस चीज़ को वाज़े करती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्यारा है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसके साथ आप कैसे ज़िंदगी गुजारें। ये एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है जिसकी ज़िंदगी में एक बाइपोलर डिसऑर्डर का हस्बैंड था और ये किताब अवेलेबल है हमारे यहाँ। अगर आप उसकी फ़ोटोकॉपी समझना चाहें, पढ़ना चाहें तो आपको मिल सकती है। लेकिन उसमें पहली चीज़ है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की जो ट्रीटमेंट है, इब्तदान जो उसका पहला स्टेप है वो मेडिसिन से है। यानी आप बराह रास्त खाली बातचीत से या अपनी कोशिशों से किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर से निजात नहीं दिला सकते। पहला स्टेप है कि मेडिसिन से स्टार्ट होगा और उसके साथ काउंसलिंग होगी और आखिरकार दवाइयों को विड्रॉ करने का इम्कान मौजूद होता है। और उसमें आम तौर पर 2-3 तरह की दवाएं होती हैं। एक दवा होती है जो कि आम तौर पर पेशेंट के रवैयों को, जो फौरी रवैये हैं जैसे एग्रेशन है, उन पे काबू पाने के लिए, या जो विजडम अगर लैक कर रही है, ग्रैंडियोसिटी है, अपने जो हिम्मत है उससे बड़े कामों में बंदा हाथ डाल रहा है, तो इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए आम तौर पर जो दवाई दी जाती है वो डोपामीन ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि रिस्परडॉल। आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, तो रिस्परडॉल या इस तरह की कोई 40 दवाइयाँ और हैं जो इसलिए दी जाती हैं कि आपकी विजडम फौरी तौर पर बहाल हो जाए, क्योंकि विजडम कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है और उसको फौरी तौर पर बहाल करने के लिए ये रिस्परडॉल बड़ी लाजवाब दवा है। फिर इसमें एक मूड स्टेबलाइज़र है कि जो मूड को ग्रैंडियोसिटी की तरफ नहीं जाने देती, हाई एनर्जी की तरफ नहीं जाने देती, और उस दवाई से भी आप वाकिफ़ हैं, वो एपिवॉल है, जो कि आपको उतना तंग नहीं करती, सिम्टम नहीं देती और मूड को स्टेडी रखती है। लेकिन जो डायग्नोस्टिक है, जो कि बुनियादी जड़ को दुरुस्त करना शुरू करती है दवा, वो लिथियम कार्बोनेट है, जो आप शायद न्यूरोलिथ के नाम से जानते हैं। तो इन दवाइयों को मोहरों की तरह आगे पीछे बढ़ाते हैं। जैसे मोहरे होते हैं ना, एक पहले 2-3 मोहरे आगे बढ़ाते हैं, फिर एक को पीछे करते हैं, फिर एक को आगे करते हैं। तो आप में से ज़रूर किसी ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम कभी किसी दवाई को पीछे, कभी किसी दवाई को आगे कर रहे होते हैं, जिससे मकसद ये होता है कि आपकी एक मुतवाज़न शख्सियत उभर के सामने आ जाए। जब ओवरऑल ट्रीटमेंट हो रही होती है तो हमारे पेशेंट्स में कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ कि इनकी लर्निंग इतनी तेज़ हो जाती है कि ये वापस हम इनसे सीखने लगते हैं। वो अपनी तरकीबें निकालते हैं अपनी इम्पल्सिविटी को काबू पाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें मरीज़ों के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई बदनीचते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये सोच होती है ना घर वालों की कि है बदनीचते ने, और ये सोच होती है ना कि इन्हों ने नहीं सुधरना पर असी सुधारना है। ये सारी सोचें सेल्फ डिफीटिंग है। असल बात यह है कि हम इन्हें सुधारना चाहते हैं पर ये सुधरना चाहते हैं। अगरचे ये ऊपर से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं जो कि काबिल यकीन नहीं है। आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई बंदा अपने नुकसान के हवाले से इरादा रखता है? कोई बंदा अपने नुकसान के हवाले से इरादा नहीं रखता। लेकिन एक एम्बिवेलेंस होती है, एक दोहरापन होता है कि जो किसी वक्त आप देखते हैं कि वो ऐसी बात कर रहा है जो कि उसके नुकसान की है, पर अगले दिन वो बात कर रहा होता है जो उसके फ़ायदे की होती है। तो ये जो एक आप देखते हैं कि बयान बदलता रहता है, तो इसमें से आपको अपने प्यारे की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। उसकी बीमारी को जितना आप समझेंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि जितने हम तंग है इसकी बीमारी से, उससे कई गुना ज़्यादा ये खुद तंग है। बड़ा आसान सा है इसका कि जब कोई दवाई आपको दिमागी मर्ज़ के लिए दी जाती है, अगर वो जिस्मानी सिम्टम्स पैदा कर रही है तो रिव्यू का टाइम है। यानी दवाई दी है किसी बंदे का दिमागी लेवल सेट करने के लिए या सुकून पहुँचाने के लिए, लेकिन उसका हाथ कांपता है या उसका पाँव कांपता है या ट्रेमर होता है या उसको उल्टा एंग्जाइटी हो रही है। जब तक स्मूथ चल रही होती है ना दवाई, जब तक दवाई सिर्फ फ़ायदा दे रही होती है तो तब तक नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन जो ही दवाई कुछ ख़राबी पैदा करना शुरू कर दे
तो फिर उसके रिव्यू का टाइम है, छोड़ने का टाइम नहीं है। लोग आमतौर पर उस वक्त को उसे छोड़ने का टाइम समझते हैं। वो एंग्जाइटी में हिलना थोड़ा और चीज़ है, लेकिन जनरली अगर हद से ज़्यादा आपको कोई दवाई तकलीफ़ दे रही है तो फिर ईमानदारी से उसका रिव्यू होना चाहिए और उस दवाई की मिकदार में कमी होनी चाहिए या कोई और दवाई से उसको बदला जा सकता है, क्योंकि हर दवाई हर बंदे को माफ़क नहीं होती और एक ही मकसद के लिए 40 दवाइयाँ होती हैं। तो हमारे पास काफ़ी गुंजाइश होती है कि एक दवाई छोड़ के दूसरी दवाई की तरफ अगर हम चले जाएं तो। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।